धाकड़ खबर, बेखौफजुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुका है, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और इसी के साथ कुछ दिलचस्प खबरों से, रोचक खबरों से, मनोरंजक खबरों से भी आपको रूबरू कराने का करते हैं प्रयास, क्योंकि इन तमाम पहलुओं पर, मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहली खबर स्पेन से आ रही है। यहां पर अचानक क्या हुआ कि लोग एयरपोर्ट पर हवाई जहाज से कूदने लगे और हबड़ तबड़ इतनी मची कि कई सारे लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। क्या प्रकरण है सर? एक्चुअली ये थोड़ा दुखद मैं कहूंगा, क्योंकि फॉल्स एक अलार्म आता है फायर का, और उसके बाद से इस बोइंग 737, यह बोइंग के साथ दुर्भाग्य भी है, उस कंपनी के साथ, जहाजों के साथ। हालांकि जो फॉल्स फायर अलार्म यानी आग लग गया, इसका जो अलार्म आया है, वह तो मैकेनिकल या टेक्निकल गड़बड़ी है। और उसके बाद से जो अफरा तफरी मचा, यहां तक कि कुछ एयर होस्टेस ने, मतलब वो इमरजेंसी इवैक्यूएशन शुरू किया, जो रनवे के पास से जो बगल में ले गए, और इन्फ्लेट होता है, द इमरजेंसी डोर खुलता है, और वहां से लोगों को मतलब जो आदेश दिया था कि वो कूदे। आपने भी शायद देखा होगा, हमारे जनता ने देखा होगा कि वह एक मतलब जो झूला टाइप होता है, हम कई बार खेले जाते हैं कि ऊपर करें और ससरते हुए नीचे आए, वो फूल जाता है, लैडर टाइप का है, लेकिन उतरने वाला नहीं होता है। तो हम्म। लोग उसके बजाय हड़बड़ी में, पता नहीं उनको कहाँ से मिला, वो विंग जो जहाज का है उस पर भी वो कूद पड़े, और वहां से नीचे उतरने का कोई उपाय नहीं है, कूदे भागे मचे। कुछ एयर होस्टेस जो कि उनको गाइड करना चाहिए था, खुद ही बेचारी बदहवास हो गई, नहीं कर सकी, कुछ दिया, 17-18 लोग घायल हो गए। हालांकि मरा कोई नहीं है, हम्म। सब कोई बच गया। लेकिन यह मतलब फ्लाइट के लिए, खासकर जो एयर क्रू हैं, एयर होस्टेस है, भले ही वह लड़कियां हो लड़के हो, और ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत है, मैकेनिकल इस बिल्कुल। तरह की, जिसको हम स्पूरियस वार्निंग कहते हैं, वो ना हो, इस पर भी ध्यान रखे, पायलट भी समझे कि भाई एक्चुअल स्पूरियस, हालांकि बड़ा मुश्किल है डिफरेंशिएट करना, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस यदि है और हम्म। समझते हैं, देखते हैं कि भाई ना धुआं है ना कुछ है, और इसी तरह अचानक कर दे, तो इस पर काबू करना चाहिए। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आजकल हादसात हवाई जहाज से जुड़े हुए कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। अभी परसों तरसों की बात है, जब हम खबर पढ़ रहे थे तो उसमें एक नजर आया कि चलते चलते जो है जहाज का दरवाजा खुल गया और उसके बाद वहां पे किस तरीके का बवाल मचा है। उसके वीडियो भी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहे हैं। उससे पहले हमने जो है गुजरात के अहमदाबाद में देखा था। अच्छा सर, मैं एक मुद्दे पर आपसे अलग से विस्तार से बात करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे चाहता हूँ कि आप उस पर दो लाइनें जरूर बताएं। जो अहमदाबाद में जो जहाज गिरा, वो बिल्डिंग तो पूरी ध्वस्त हो ही नहीं। तो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था अमेरिका में, उससे वो पूरी बिल्डिंग कैसे ध्वस्त हो गई? कहीं अंदर से ही सब कुछ साजिश तो नहीं रची गई थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बर्बाद करने की? नहीं, मुझे नहीं लगता WTC को बर्बाद करने की कोई साजिश थी, क्योंकि वह जो जहाज आया था, वह काफी वेलोसिटी यानी स्पीड में था, और उसके कारण उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा था, और वो सडन आता है, और उसका पूरा का पूरा तेल एक्सप्लोड कर पाता है। इसमें यहाँ उस तरह का एक्सप्लोशन नहीं हुआ, उस तरह का आग नहीं लगा है। और उस एक्सप्लोशन के कारण जो हीट जनरेट हुआ है, WTC का खुद का ढांचा यानी लोहे लकड़ी जितने हैं, जो ज्वलनशील हो सकते हैं, उस टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं जहां वो खुद जलना शुरू ठीक। करते हैं, मतलब और इस उस मासिव एक्सप्लोशन हुए। जी। इस मुद्दे पर विस्तार से हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ भी तेल था, यहाँ भी जो है जलने की तस्वीरें हमने देखा कि कुछ लोगों की तो शिनाख्त तक नहीं हो पाई, बाद में डीएनए से उनकी पहचान करनी पड़ी। लेकिन यहाँ वक्त का तकाजा है, वो अलग से हम इस पे बात करेंगे। अब चलते हैं कोसोवो की तरफ। जैसा स्पेन के एयरपोर्ट पर हुआ, भगदड़ मची, वैसा ही कोसोवो की संसद में भी हो गया सर। संसद में यहाँ पे उनका अधिवेशन चलने के दौरान पक्ष विपक्ष में बहुत जबरदस्त घमासान चल रहा था, नए स्पीकर चुनने की कवायद हो रही थी, और कहीं से वहां भी फॉल्स, हालांकि अलार्म भेजने वाला फॉल्स नहीं था, वो सही आदमी था, और उसने भेजा कि तुम्हारे यहाँ एक्सप्लोशन होने वाला है अगले 10 मिनट में, बॉम्ब हम्म। हो जो भी हो। जी।
जी। भगदड़ सी मच गई, भागे हैं, पूरा खाली करवाया गया है। जब पुलिस ने आया, पूरा तहकीकात किया, तो पाया कि पूरे पार्लियामेंट बिल्डिंग में ऐसा कोई चीज नहीं था। और वो हम्म। ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने अफवाह फैलाई। हम्म। जी। पर ये तस्वीर देख के एक बात पता चलता है कि जो हमारे देश का नेतृत्व करते हैं, असल में जो अपने आप को बड़ा 56 इंच का सीना फुलाने की कोशिश करते हैं, हर देश में होते हैं, वो कितने बड़े डरपोक होते हैं। आपने किस्सा सुना होगा, अशोक वानखेड़े जी सुनाया करते हैं कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अपने घर में एक रात बैठे हुए थे, उनके घर के पीछे से जो सड़क थी वहां पे एक टायर फट गया और उसके बाद उन्होंने भागना शुरू कर दिया कि बम फट गया, बम फट गया, बम फट गया। खैर, उस किस्से पे कभी और बात करेंगे। अब चलते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी के बीच आ रही खबरों की तरफ। यहाँ जो पहला अपडेट है, लगता है आसिम मुनीर अब पाकिस्तान का राष्ट्रपति भी बन जाएगा सर। मुझे लगता है यह भी एक अफवाह है। और पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान भारत का संबंध जो भी हो, कुछ ऐसे भी वीडियो बनाने वाले हैं, कहीं कुछ लग गया और उसका हेडिंग इस टाइप का डाल दिया, उसके हेडिंग के बाद से दूसरे लोग अपना बनाने लगे, अफवाह फैलाने लगे कि मेरा चैनल ज्यादा चले, टीआरपी ज्यादा मिले। और कर रहे वो भी ऐसा नहीं कि ये मतलब जरदारी को हटाकर ये नए राष्ट्रपति बनेंगे। एक तरफ हमारे चैनल उनको कह रहे थे कि डर से थर थर कांप रहे थे, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, हम्म। छुपे पड़े, दूसरे वहां के राष्ट्रपति बन रहे हैं। हम्म। और कुछ ही समय पहले, जहां तक मुझे याद है, कि इन तीनों का, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फील्ड मार्शल, वास्तव में वो फील्ड मार्शल है, हम्म। तीनों का साथ साथ फोटो निकला था कि हम साथ हैं। हम्म। तो अफवाह के पीछे वास्तव में कोई सच्चाई है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम्म। अभी तक इसको हम अफवाह ही माने। जी। अजरबैजान में क्या हुआ सर? वहां पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पहुंचा और तुर्की के राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति के साथ वहां पे नजर आ रहा है। अजरबैजान एक नया हब सेंटर बन रहा है उस क्षेत्र में। एक तरफ मैंने पिछले हम लोगों के बातचीत में यह कहा था मैंने कि कहीं ना कहीं से अजरबैजान को इजराइल के बाद दूसरे तरह का एक हब सेंटर पैदा कर रहे हैं। वैसे करने के लिए यूक्रेन भी पैदा हो गया है, पूरे टेररिज्म का, जहां से कि अस्त्र शस्त्र फैलाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, भेजा जा भी जा रहा है, ट्रेन भी किया जाए इनको, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान के खिलाफ हो, या जैसे भी हो। वहां पे ये तीन जो मीटिंग है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी अजरबैजान तो खुद है ही है, वहां पे आपके ये पाकिस्तान और तुर्की के विदेश मंत्री आते हैं, कहने के लिए प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन विदेश मंत्री, इनके साथ बहुत सारे सेक्रेटरी, सचिव वगैरह वगैरह जाएंगे, हेड भी पहुंचे होंगे। जियो पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली बड़ा महत्वपूर्ण है। जहां तक अजरबैजान की बात है, इन्होंने जो नागोर्नो कराबाख, यानी अर्मेनिया से सटे हुए क्षेत्र का क्षेत्र है, उसके ऊपर इनका महत्वपूर्ण नजर है। वहां पे कहीं से भी रूस फिर वापस ना घुसे, जी। चूंकि वहां पे अर्मेनियाई मूल के लोग हैं जो रशिया के साथ अपने आप को करीब पाते हैं। पाकिस्तान यानी कश्मीर। और जहां तक ईरान, सॉरी, तुर्की की बात है, कुछ तुर्की मूल के लोग साइप्रस के साथ। हम्म। साइप्रस चुपचाप है, बड़ा शांत है, मेडिटेरियन सी में है, लेकिन अरब कंट्री से मिला हुआ है। साइप्रस में हम लोगों ने बहुत कम बातें की हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि साइप्रस में आपके पास ही पैसा तो आप जमीन खरीद के जाके बस सकते हैं। और वहां पे मैक्सिमम बसने वालों में लोग अभी कौन है? वह लोग हैं, देखिए कहां से तार जुड़ रहा है, हम्म। इजराइल के लोग और हम्म। इजराइल समर्थित लोग, यानी जो ग्रेटर इजराइल की बात है, वह साइप्रस तक भी पहुंच रहे हैं। साइप्रस में ब्रिटिश का बेस है, एयर बेस है। और जब भी ईरान या इन क्षेत्रों पर आक्रमण होता है, इस बेस का बहुत महत्वपूर्ण इस्तेमाल होता है, चुपचाप। और इसलिए वहां पे तुर्की के राष्ट्रपति का बहुत दिनों से है, वह यूरोपियन यूनियन के मेंबर बने ना बने, कि साइप्रस का जो नया हिस्सा हो रहा है, ईस्टर्न साइप्रस से सटा हुआ जो क्षेत्र उसमें है, तो जियो पोलिटिकली स्ट्रेटेजिकली इन तीनों देशों के हित आपस में मिलते हैं। यहां बिल्कुल। से ये वॉर इंडस्ट्रीज का हिस्सा बनने की चाहत है। और पूरे के पूरे अरब कंट्रीज और सटे हुए उन देशों के साथ जो एक्स यूएसएसआर के हैं, अजरबैजान, अर्मेनिया, और साथ साथ यदि इसमें ये जो देश आ जा रहा है आपका नया वाला, अजरबैजान के हम्म। साथ साथ ये जितने साइप्रस। भी तुर्कमेनिस्तान या अजरबैजान, हम्म। ये दूसरा और भी जो है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, दुनिया भर के तान तान ये हैं। ये सारे देश, यानी यूरेशिया, यानी यूरोप के वो देश जो सटे हुए एशिया देश के साथ हम्म। इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। और हम्म। एक तरह से कहें तो इनके तुलना में
इनके टक्कर में जीसीसी और एससीओ के भी टक्कर में खड़ा होने का, हालांकि बहुत छोटा आधार है, हम्म। लेकिन और लोगों को जोड़ने की कोशिश की करेंगे जा रही। और उसका ये असर होता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर हम्म। कभी होगा तो हम डिटेल में, खासकर साइप्रस को लेकर हम बातें करेंगे। जी। हर कोई अपनी गोटियां बिछाने में लगा हुआ है। रूस ने तालिबान को मान्यता दे दी है, तालिबान का दूतावास अब मास्को में खुलेगा। और इसके बाद माना जा रहा है कि चाइना भी दे सकता है। और अभी हाल फिलहाल में चाइना ने जो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी के दौरान पाकिस्तान और तालिबान में जो समझौता कराया, और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे के यहाँ पर अपने राजदूत तैनात किए हैं, हालांकि दूतावास खोला नहीं है, ऐसे ही कर दिया है। तो अब लगता है तालिबान को मान्यता मिल जाएगी और हम जो कोशिश कर रहे थे वो फेल। चीन की जहां तक बात है, तकरीबन मान्यता है, केवल ऑफिशियल घोषणा करने की बात है। और कतर, यूएई, ये सब भी ललचाए हुए कि कैसे वहां पहुंचे, क्योंकि लिथियम का वहां 3 खरब हम्म। डॉलर के बराबर का जमीन के नीचे खजाना है, जो नए आने वाले दिन में एनर्जी का स्रोत है। हम्म। एग्जाम्पल के लिए आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी बिल्कुल। तेल से नहीं चलेगा, वो उससे चलेगा। तो ये हम्म। बहुत महत्वपूर्ण उथल पुथल हो रहे हैं, जिसमें नए एनर्जी के स्रोत, या जिसे ग्रीन एनर्जी कहते हैं, इस सबसे मुक्त होकर, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे लिथियम है, इस तरह की चीजें जो बन रही है, जो बोलीविया में है, चाइना में है। और उनका प्रोसेस कहने के लिए हमारे कश्मीर में भी है, लेकिन अभी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि वह धरती के बहुत नीचे है, और उसका संवर्धन करने या एनरिचमेंट करने में बहुत खर्च होएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो सार्क के को दरकिनार करके, सार्क को भारत ने ठंडा कर दिया है, और उसके बिल्कुल। जगह पे बिस्मेटिक को जो आ रहा है, हम्म। उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बर्मा, मलेशिया वगैरह वगैरह देश है। ठीक है। तो चीन इन सब को मिलाकर, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, सबको मिलाकर और बाकी सब देशों को मिलाकर जो कर रहा है, चीन इनको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अफगानिस्तान का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। उसकी अपनी जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, जिसके धरती के नीचे जो खजाना है, और जो हम्म। उसके पास एक ताकत बन रही है। ठीक जी। है। मैं इसको भौगोलिक स्थिति के हिसाब से समझना चाहता हूं सर। अभी ईरान पर हमला किया अमेरिका ने, और सबसे ज्यादा टेंशन मुझे लगता है उसके बाद हुई होगी चाइना को। क्या चाइना ने रूस से तालिबान को मान्यता दिलवाई है? और ऐसा करके वो ईरान को तो सुरक्षित करना ही चाहता है, इस इलाके में जो पाकिस्तान के जरिए अमेरिका अपनी एक बड़ी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, चाइना के खिलाफ हम उसे कह सकते हैं, ईरान के खिलाफ हम उसे कह सकते हैं, उसे रोकने का प्रयास भी है ये। यह बिल्कुल है। यह जो अमेरिका घेराबंदी कर रहा है, क्वाड, जिसमें भारत भी शामिल है, और उसको तोड़ने के लिए भविष्य के लिए लड़ाई जारी है। और चीन का रूस के साथ बड़ा ही महत्वपूर्ण संबंध है, जियोग्राफिकली नहीं, बाउंड्री के कारण ही नहीं, ऐतिहासिक रूप से कारण नहीं, बल्कि अमेरिका के खिलाफ जो कर रहे हैं। और यहाँ पर चीन का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर है, रूस का वहां मिलिट्री पावर डायरेक्टली लड़ रहा है, चीन का ताइवान के लिए संबंध है, वहां से महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर देखें तो चीन की जो रणनीति है, और चीन को यह नजर आ रहा है कि अगला युद्ध वह अमेरिका के साथ नजर आ रहा है, तो छोटे छोटे जितने भी जो उसको कष्ट है, जो प्रॉब्लम हो सकते थे, उसमें वह अपनी बहुत गहरी नजर रखे हुए बढ़ रहा है, जिसमें बांग्लादेश, हम्म। श्रीलंका, ठीक और है। यहां तक कि मालदीव्स, हम्म। अफगानिस्तान तो है ही है। जी। क्या तालिबान को जिस तरीके से रूस ने मान्यता दी है, और पाकिस्तान का झुकाव जिस तरीके से अमेरिका की तरफ दिख रहा है, वहां का सेना प्रमुख कहते हैं ट्रंप के कहने पर ही फील्ड मार्शल बनाया गया है। अब जो तालिबान है, उनको मान्यता मिलने के बाद पाकिस्तान को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। पक्का बदलना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, वो कितना भी अमेरिका के साथ जाए, कितना भी न्यूक्लियर बॉम्ब हो, कुछ हो, उसे पता है कि चीन के बिना उसकी स्थिति बहुत खराब है। हालांकि रूस के करीब आ रहा है, और पाकिस्तान देखिए अजरबैजान के पास जा रहा है, बेलोरसिया के पास जा रहा है, हम्म। मिलियन एंड मिलियन वर्थ का उसका ट्रेड शुरू हो रहा है। तो पाकिस्तान की फॉरेन नीति बहुत ही स्पष्ट है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अस्तित्व तक के लिए, यदि इनसे कट जाए तो भारत इनको नहीं जीने देगा, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, और बलूचिस्तान में जो हो रहा है। हम्म। इसलिए पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति, यहां तक कि केवल अफगानिस्तान नहीं बल्कि बलूचिस्तान में भी बदलना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं से समझौता करना पड़ेगा कि भाई हम ठीक है, मुझे जहां तक लगता है कि हम तुमको रीजनल ऑटोनॉमी दे देंगे, वैसे ही जैसे तिब्बत को चीन ने दिया और दुनिया ठीक के है। अन्य देशों में है,
वहां तक हम दे देंगे, प्लीज हमारे साथ आ जाओ। और यह पाकिस्तान की मजबूरी भी होगी। आपका बहुत बढ़िया सवाल है इस हमारे इस जियोपॉलिटिकल रीजन के लिए। चलिए जी। अब बात कर लेते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों की। यहाँ जो सबसे बड़ा अपडेट मुझे लगता है आज आ रहा है वो है सीरिया से, जिसे शाम भी कहा जाता है। 14 बरस बाद, जी हाँ ठीक 14 बरस बाद, जो ब्रिटेन का विदेश मंत्री है उसके कदम पड़े हैं दमिश्क में, और वो ऐलान कर रहा है सीरिया को 94 मिलियन पाउंड देने का। इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं सर? हम्म। यह भी एक जियो पॉलिटिकल वो है। 14 वर्षों बाद, आपने सही कहा, 2011 के बाद से। और जो इरिटेंट या जिसके प्रति ये लोग बहुत नाराज थे, वो असद को भगा दिया गया। इनकी बहुत लंबी कोशिश चल रही थी। और यहाँ पे असद की जो भी लोकल राजनीति थी, पॉलिटिक्स थी, आर्थिक जो भी इनका फ्यूचर था या प्रेजेंट था, और रशिया का भी बुरी तरह फेल हो गया। और यहाँ पे इसराइल और अमेरिका घुस गया। और यूके ना घुसेगा इसकी तो मतलब संभावना है ही नहीं। कहने के लिए यह ह्यूमैनिटेरियन एड है। अब हम्म। बताइए, 94-95 मिलियन डॉलर, पौंड पाउंड। पौंड का, हाँ, पाउंड का जो हेल्प है, वह केवल ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं हो सकता है। हम्म। यह पूरा का पूरा वहां घुसने की बात है। हम्म। फ्रांस और पूरे यूरोपियन यूनियन की जो हेड महिला है, वह भी भाग भाग के आ रही है, हाथ मिला रही है। हम्म। यह पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट में कब्जा करने की बात है। वहां के तेल के भंडार पे करने की बात है। और बिल्कुल। जहां अमेरिका से उन लोगों की टिफ चल रही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, अमेरिका के तो पांव के नीचे दबे ही हुए हैं, लेकिन जो टिफ चल रहा है, छटपटाट है, उसमें ये लोग दिखाने की बात कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल। कि केवल यूक्रेन को ही ये लोग सस्टेन नहीं कर सकते हैं, बल्कि मिडिल ईस्ट और दूसरी जगह है वहां भी हम पहुंच सकते हैं। और इसीलिए यह अपने टैक्स पेयर्स के पैसों को इस तरह से यहाँ पे ये लोग बहा रहे हैं। जी। बहुत अच्छी बात है। अगर आप इतने ही महान हैं तो अपने देश के अंदर भी तो थोड़ी महानता दिखाइए। 83 साल की एक बुजुर्ग अगर सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करती है और कहती है कि फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी मत लगाओ, तो उसको जेल में डाल दोगे? यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ा ही शर्म की बात है पूरे ब्रिटेन की जनता के लिए। 83 वर्ष की ये रेवरेंट कहते हैं, रिटायर्ड हैं बेचारे, और सीधे खड़ी नहीं हो पाती हैं। वीडियो हमारे जनता को दिखे तो जरूर देखें। मैंने देखा है। इन सहारा के साथ आती है कहने के लिए कि हम इस पैलेस्टीन एक्शन ग्रुप को समर्थन करते हैं, और गलत बात है कि इनको टेररिस्ट ग्रुप में डाला गया है। और इस कहने के कारण यदि इनको सजा होती तो 12 साल। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे अधिक शर्मनाक की बात क्या हो सकती है ब्रिटेन की जनता के लिए, जो कहती है कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता और जी। प्रजातांत्रिक देश है। जी। लेकिन जहां पर जनता जिंदा है वहां वो कदम उठा रही। स्पेन से खबर आ रही है, वहां के नागरिकों ने एक केस दर्ज किया है अदालत में इसराइल के खिलाफ कि उसका एक मुकदमा चलाया जाए युद्ध अपराध का, क्योंकि उसने गाजा के लिए मानवीय सहायता लेकर जा रहे उस जहाज पर हमला किया जिस पर ग्रेटा थंबर्ग और तमाम तरह के कार्यकर्ता मौजूद थे। तो जनता भी लगी हुई है, सरकार कुचलने में लगी हुई है, ये तमाम जगह चल ही रहा है। और कहना आपका कि पूंजीवाद इस सब के लिए जिम्मेदार है। तो हम अगली खबर का रुख करते हैं, जहां हमें सीज फायर के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर नजर आए हैं आयतुल्ला अली खामेनेई। यानी उन्होंने तमाम अफवाहों को पहले खूब चलवाया और फिर अब मंच पे आ गए। अब देखिए, जहां तक अयतुल्ला खामेनेई की बात है, हम पसंद करें ना करें, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, हालांकि तालिबान से कम है। औरतों को पूरा की पूरी बराबरी नहीं देते हैं, लेकिन अभी केवल ईरान के लिए नहीं, विश्व के वो तमाम शक्तियों के हीरो बन चुके हैं जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ करते हैं। हालांकि यह मतलब कहें कि हम उनको प्रशंसा के काबिल मान रहे हैं, जो भी उनको हम यह दे रहे हैं शाबाशी, उसके असली जो हकदार है वहां की मिलिट्री फोर्सेस है, जिन्होंने लड़ी। और जनता है जो कि लाखों की संख्या में सड़क पे आई, इसके बावजूद कि उनके कई मिलिट्री के नेता, दर्जनों भर लोग मारे गए हैं, फिर भी उन्होंने किया। आशुरा जो भी है उनका हॉलीडे है, उनका बड़ा पवित्र दिन है, इसमें वो आते हैं, उनका वीडियो डाला जाता है। लेकिन उन्होंने जो शुरुआती दौर से कुछ चीजें जो कही, हम्म। जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पे उन्होंने जो बातें बताई कि हम्म। अमेरिका पे कभी विश्वास ना करो। हम्म। उन्होंने साफ कहा कि हम मानेंगे कि हम संवर्धन नहीं करेंगे यूरेनियम का, तब जबकि
इजराइल भी जो कर रहा है वो बंद करे, उस पर भी प्रतिबंध लगाए। हम्म। हम ही केवल उसके सिग्नेटरी क्यों हो कि हमारे यहाँ परमाणु बम नहीं बनाए जाएंगे, ना ही उसका कोई विस्तार किया जाएगा, जबकि इजराइल इस क्षेत्र में बना रहा है। हम क्यों? अमेरिका कौन होते हो तुम हमें आदेश देने वाले, कब नहीं बनाए? और हम्म। जो जिस तरह से उन्होंने तैयार किया अपने सरकार को, अपने जनता को, और दबाव डाला अपने सरकार पर कि तुम लड़ो, हम्म। मिलिट्री को, जो भी हो, आईआरजीसी जो भी हो, इसके लिए वो प्रशंसा के हकदार बनते हैं। बिल्कुल। जी। आप सही कह रहे हैं कि जहां प्रशंसा की बात है वहां उनकी तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन जहां उनके अंदरूनी लोकतंत्र की बात है, उस पर जो सवाल उठते हैं उससे भी आपको हाँ, रूबरू कराना हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। थोड़ा थोड़ा जोर से बोलिए। ठीक है। अब शुरुआत कर लेते हैं हाँ। ट्रंप से जुड़ी हुई खबरों की सर, यानी कि जी ट्रंप जी। महान की तरफ चलते हैं। तो ट्रंप महान के सामने अब अमेरिका पार्टी आ चुकी है सर। ये एलोन मस्क को भी खुजली है, जो भी है जैसे भी है, उनको गुस्सा भी है कि मिलियंस एंड मिलियंस उन्होंने डॉलर लगाया ट्रम्प को जिताने के लिए। इसके साथ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे भी नारे दिए और इशारे किए, जैसे लगता था कि यह हिटलर के या नाजी पार्टी के समर्थक है। इसके हम्म। बावजूद भी उन्होंने डॉज को भी चलाया और हम्म। कहते हैं कि बिलियन बिलियन डॉलर बचाया। सबके बावजूद अब एक मुद्दे पे आके फंस गए हैं, और ट्रंप ने इनको दूध हम्म। में गिरे हुए मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया, काम खत्म हो गया, चलो। वह ठीक। था बिग ब्यूटीफुल बिल, हाँ। जिसमें 3.5 ट्रिलियन के बराबर तकरीबन अमेरिका के ऊपर कर जाता है। जी। इनको क्या लगता थे अपना काम चलाते, हम्म। लेकिन ये जो है सो अपने एक्स पे जाते हैं, यानी एक्स ट्विटर पे जाते हैं और कहते हैं कि एक वोटिंग करवाते हैं जिसमें 11.2 या 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन यानी करीब 12 लाख लोग इनके पक्ष, मतलब वोट डालते हैं कि क्या नई पार्टी बनानी चाहिए। हम्म। 65% इनके पक्ष में आता है। बहुत बढ़िया। यानी 70 लाख लोग इनके पक्ष में डालते हैं कि नई पार्टी बनाओ, जिसका नाम वो कहते हैं अमेरिका पार्टी बनाया गया है। और ये कहते हैं कि सेंट्रिस्ट पार्टी बनाएंगे, और हम्म। कहते हैं कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों एक ही पार्टी के हैं, एक ही पक्ष के दो चेहरे हैं, और इसलिए हमें ऑल्टरनेटिव चाहिए। दोस्तों, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम्म। ऑल्टरनेटिव विकल्प की राजनीति की हम भी बात करते हैं, यह सेंट्रिस्ट हो, यहां तक कि लेफ्ट ऑफ सेंटर हो, कुछ हम्म। कुछ तथाकथित लेफ्टिस्ट पार्टी की तरह बात करते हैं जनता के लिए, जनता के पक्ष में। लेकिन क्या आप उस पूंजीवादी घेरे से बाहर की बात कर रहे हैं? उस पूंजीवादी घेरे से बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, तब वह कहीं से भी विकल्प की पार्टी नहीं है, बल्कि बिल्कुल। उसी का एक और चेहरा लेके नया बनाने जा रहे हैं। कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि इनका लक्ष्य है कि 4-5 सेनेटर जीत ले, वो कर ले, क्योंकि 5 ही वोट से हारे हैं। अरे मूर्ख, 5 सेनेटर की बात कर, उसको भी वो खरीद लेगा, या हो हम्म। सकता है तब तक अधिक सेनेटर को दबाव डाल के, जो डेमोक्रेट्स के हैं, वो अपने पक्ष में लाके और अपने एजेंडा को जिताएंगे। जी। एक अच्छी चीज जो मुझे लगती है, मैं उसकी तारीफ जरूर करना चाहता हूं मस्क की, हाँ, कि ठीक है उसने चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़ाने के बाद वो सिर्फ पिट्ठू बन के नहीं रहा ट्रंप का। अगर उसे लग रहा है कि ट्रंप उसके हाथ से फिसल रहा है तो वो ट्रंप के सामने अपने आप को खड़ा करने की भी कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ के शायद किसी भी पूंजीवादी में इतनी हिम्मत कभी नहीं हो पाएगी। खैर, अगली जो खबर है वो भी अमेरिका से ही है। टेक्सास में बाढ़ है, बहुत सारे लोग मर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे तक लापता हैं। ये जो तबाही की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, इसके बारे में जितना ट्रंप को करना चाहिए वो ये ना करके बड़बोलापन कर रहे हैं बस, कि मैं यहाँ जंगबंदी करा दी है, मैंने वहां पे जंगबंदी करा दी है, मुझे नोबेल मिलना चाहिए। आपको याद होगा बाइडेन के टाइम में भी जब ये सब हंगामा चल रहा था, और इसराइल को कितना मदद करें ना करें, यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है, उस समय भी वहां बड़ी भारी बवंडर आया था, लोग मरे थे, आग भी लगा था। और ट्रंप खुद ही शोर मचा रहे थे कि देखो बाइडेन कुछ नहीं कर रहा। हम्म। और अभी बताइए, 65 लोग, 50 लोग मर गए। हम्म। अभी दर्जनों बच्चे मिसिंग है जो वहां कैंप लगाए हुए थे, समर कैंप था। और बाकी अन्य राज्यों से भी आए थे यहाँ पे करने के लिए कैंप लगा के, कि उनकी देश की स्वतंत्रता का दिन है 4 जुलाई का, और 5 जुलाई को मना रहे थे, और ये चीजें हुआ है। और मौसम विभाग की तरफ से इस तरह की पूरी तरह वार्निंग नहीं दी गई थी। वहां पे अमेरिका में जाइए तो हर 4 घंटे की वार्निंग हुआ थी, भारत की तरह नहीं है। वहाँ हम्म। काफी एडवांस है, और बाइलांस बड़ा बढ़िया, वो एडवांस वार्निंग दे देते हैं कितना बर्फपात होगा, क्या होगा, कितने देर में पहुंचेगा, किस तरह की बारिश होगी। भारी बारिश कहा गया था, लेकिन इस तरह का नहीं होगा। और इसके बावजूद जब चलता है तो अमेरिका जैसे देश में
आप नहीं बचा पाते हैं और 50 लोग बह के मर जाते हैं। ये हम्म। बड़ा भयानक स्थिति है। हमारे बिहार की बाढ़ में जैसे लोग मरते उस तरह की बात कर रहे हैं, या अन्य क्षेत्रों में आ जाते हैं, तो तुम्हारे और हमारे में अंतर नहीं। हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल। दुखी होने की जरूरत है कि भाई हमारे अभी उतना ही बुरा हाल है जैसा अमेरिका में हो रहा है। इतने तकनीकी एडवांस के बाद से कि मौसम के 4 घंटा पहले तक कि बाढ़ आएगा कि बर्फपात आएगा, और इसके बावजूद तुम नहीं कर पा रहे। अर्थक्वेक का भी वार्निंग आना शुरू हो गया, हम्म। सुनामी की वार्निंग होती है। जी। वैसे खबर, हमारे यहाँ के जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो पिछले 11 साल से इस देश को अलग ही कल्पनाओं के दौर में चला रहे हैं, या भूतकाल से निकाल निकाल कर कुछ एजेंडे उनको दे रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। वो कहेंगे देखो, दिल्ली में पानी भर गया तो क्या हुआ, गुड़गांव में पानी भर गया तो क्या हुआ, अरे पूरा अमेरिका देखो बाढ़ आ गई है, लोग मर गए हैं। हमें तो कैसा देश दिया था नेहरू ने, कैसा देश दिया था इंदिरा ने, हम तो तरक्की कर रहे हैं 11 साल में, कितना बदल सकते हैं। उनके लिए बेशर्मी के साथ ये एक अच्छा मुद्दा हो सकता है अपने अंधभक्तों को देने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अकरम।